की कहानी मुंबई के अंधेरी की है। ये कहानी 3 सितंबर 2023 की है। अंधेरी में एक एनजी कॉम्प्लेक्टेड में 2 बहनें किराए पर रहा करती थी, जिसमें एक बहन जॉब करती थी। उसका नाम था ऐश्वर्या और दूसरी बहन कुछ महीनों पहले यहाँ एयर होस्टेस के ट्रेनिंग के सिलसिले में यहाँ पर रहने आई थी। उसका नाम था रूपल। तो वह सुबह ट्रेनिंग पर चली जाती और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह घर आ जाती है। ऐसे 3 महीनों से चल रहा था। रूपल की कजिन ऐश्वर्या को अचानक किसी काम से रायपुर जाना पड़ता है। यह दोनों बहनें रायपुर की हैं। रूपल के पिता इंजीनियर थे जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उसको 2 बहनें और एक भाई है और वह भाई बहनों में सबसे छोटी थी। रूपल ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसीलिए मुंबई पहुंचती है ताकि वहां पर वह एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सके। उसने रायपुर के अलावा चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अभी 3 महीने पहले यानी कि यही अप्रैल मई में वह मुंबई पहुंचती है, क्योंकि एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ उसका एक समझौता हुआ था जिसमें उसको ट्रेनिंग दी जानी थी। 6 महीने की ट्रेनिंग थी और ऐश्वर्या अपने गांव चली गई और रूपल यहां घर में अकेली थी। संडे का दिन था। संडे के दिन रूपल की छुट्टी थी। रूपल अपने अपार्टमेंट में थी। सुबह उठती है। उसका रूटीन इस प्रकार का था, घर वालों से बात करना। रात को सोने से पहले भी संडे के दिन भी अपने घर वालों से उसने बात की। 10:30 तक उसने घर वालों से बातचीत की, लेकिन उसी दिन 12 बजे घर वालों ने फिर से रूपल को फोन मिलाया, लेकिन रूपल फोन नहीं उठाती है। घर वालों ने फिर से कॉल किया, लेकिन फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। 1-2 बार जब कॉल करने के बावजूद रूपल ने फोन नहीं उठाया तो घर वाले एक मैसेज डाल देते थे, जब फ्री हो जाओगी तो कॉल जरूर करना। मैसेज डाल देने के बाद भी रूपल की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। देखते देखते दोपहर बीत गई, शाम बीत गई। घर वालों को लगा इससे पहले इन 3 महीनों में जब से रूपल मुंबई में है कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। रूपल हमेशा जवाब दे देती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? रूपल फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर वाले भी रूपल को लेकर परेशान होने लगे। अब मुंबई में कोई और नहीं था, जो एक कजिन ऐश्वर्या थी, वो रायपुर में थी। ऐसे में पूरा घर परेशान। अब घर वालों ने ऐश्वर्या से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई में तुम पहले से हो, तुम्हारा कोई जानकार, कोई जानने वाला, उससे पता करो कि वह कहाँ है। तो ऐश्वर्या अपने दोस्त को फोन करके फ्लैट पर जाने को कहती है। उसका दोस्त फ्लैट पर जाता है। जाकर वह डोर बेल बजाता है। बहुत देर तक आवाज आती नहीं है तो उसे लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो वह ऐश्वर्या को फोन करके बताता है कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो यहां से अब घर वालों को और चिंता होती है। आप जानते होंगे कि अगर कोई बुरा होने वाला होता है तो माँ बाप को उस चीज का एहसास होने लगता है, खासकर माँ को। ऐश्वर्या अपने को दोस्त कहती है कि एक काम करो, किसी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलाकर लाओ और दरवाजा खोलो। ऐश्वर्या उसे कहती है कि सोसाइटी के बाहर ही डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बैठा रहता है। तो ऐश्वर्या का वह दोस्त जाता है और चाबी बनाने वाले को बुलाकर लाता है और फिर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल देता है। ऐश्वर्या का दोस्त समझदार था। उसने हाउसिंग सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें भी खबर कर दी थी। तो अब चाबी वाले की मदद से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही जो पहली नजर सामने पड़ी तो सबकी चीखें निकल गई। वहां का नजारा भी भयानक था। सामने फर्श पर रूपल पड़ी थी। चारों ओर खून बिखरा हुआ था। रूपल के शरीर से भी खून लगभग बंद हो चुका था। गले पर एक तेज कट का निशान था। अब यह मंजर देखकर लोगों के चीखें निकल गई। दोस्त ने तुरंत रायपुर खबर की। खबर सुनते ही रायपुर में रूपल के घर वाले ऐसी खबर सुनने के बाद जो होता है आप समझ सकते हो घर वालों पर क्या बीत रही होगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, घर की सबसे लाडली बेटी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। घर में मातम का माहौल हो गया था। घर वालों को जैसे ही रूपल के मौत की खबर मिली वह भी तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पवई पुलिस स्टेशन की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। कमरे में जांच शुरू हो चुकी थी। हर कोने को बारीकी से खंगाला जा रहा था। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जिनसे वह
हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। हर कदम संभल कर रखा जा रहा था ताकि कोई भी सुराग मिट ना जाए। तमाम फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए राजवाड़ी अस्पताल भेजा जाता है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मामला दर्ज किया और अब पुलिस की जांच शुरू होती है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को इतना तो एहसास हो गया था कि सुबह 10:30 पर रूपल जिंदा थी और दोपहर में 1 बजे तक वह जिंदा थी, और जो भी हुआ है वह दोपहर 1 से लेकर 2 बजे के दरमियान हुआ है, क्योंकि उसी दौरान तमाम ज्यादातर फोन हुए। फिर घर वालों ने 2 बजे के बाद कम फोन किए कि शायद सो गई होगी। अब पुलिस ने 8 टीमें बनाई और हर एक को जांच का जिम्मा सौंप दिया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। पहला काम यह था, पुलिस को संडे के दिन सुबह 10:30 से लेकर शाम तक या दोपहर तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया, सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीजें थी गेट पर रजिस्टर में एंट्री होती थी। फ्लैट में जो भी गेस्ट आते हैं उनका नाम पता लिखते थे, तो उस रजिस्टर को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, तो पता चला कि बाहर से कोई गेस्ट मिलने के लिए नहीं आया था और ना कोई एंट्री थी। जिस बिल्डिंग में रूपल का फ्लैट था, उस बिल्डिंग में उस फ्लैट के इर्द गिर्द से 35 लोगों के 10:30 से लेकर दोपहर के बीच में गुजरने के सबूत मिले। अब ज्यादातर 35 लोग जो थे उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। वह सारे लोग जो बयान दे रहे थे सब सच थे। अब क्योंकि रात हो गई थी और रात को ही लाश मिली थी, तो पुलिस अपनी तफ्तीश अगले दिन से करती है। अब पुलिस एक तरफ फोन कॉल डिटेल, ये सारी चीजें भी खंगाल रही थी। कहीं रूपल का कुछ निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ घर वालों के कॉल नजर आ रहे थे। सुबह तक रूपल का परिवार भी पहुंच चुका था। परिवार से भी बातचीत हुई। परिवार से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। जिन 35 लोगों के कैमरे में सबूत थे जो रूपल के फ्लैट के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उन सब से पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिला। पुलिस को लगा कि बाहर से तो कोई कातिल आया नहीं, जो भी कातिल है वे अंदर ही है, लेकिन कौन हो सकता है। अब उस फ्लैट के आसपास पड़ोसी जो रहते थे, उन लोगों को छोड़कर, जो 35 लोग कैमरे में थे उनको छोड़कर, अब पुलिस ने कहा कि चलो इस फ्लैट में जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ सामान पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों को टटोला जाए। तब तक 35 के 35 लोग तो बेदाग निकल गए थे। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले इन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट मंगाई। और पहले तो पुलिस को यह था कि अगर इनमें से कोई कातिल होगा तो गायब होगा, घबराकर भाग गया होगा, कातिल को पकड़ने में आसानी होगी। यही सोचकर मैनेजमेंट में काम करने वालों के नामों की लिस्ट को चेक किया गया। कितने लोग हैं जो यहां काम करते हैं? कई फ्लैट में लोग सफाई भी कराते हैं और वह सारे के सारे प्रेजेंट थे। मंडे का दिन था, यानी अगला दिन था। कोई भी गैर हाजिर नहीं था, लेकिन यहां तो सब मौजूद थे, कोई भी भागा नहीं था। अब पुलिस तो उन सारे सफाई कर्मचारी और मेड, उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करते करते अचानक एक हाउसकीपिंग जो फ्लैट में सफाई करता है, उस पर पुलिस की नजर पड़ी, क्योंकि पुलिस एक एक करके सबसे बातचीत कर रही थी। तो जब उससे पूछताछ कर रही थी, पुलिस ने देखा कि उसके गर्दन पर कुछ ताजे चोट के निशान है और उसका हाथ भी थोड़ा सा जख्मी टाइप लग रहा था। जब पुलिस ने उससे चोट के बारे में उससे पूछा, तो उसने कहा काम करते वक्त उसको यह कुछ चोट लग गई थी। 35 साल की उसकी उम्र थी और विक्रम अटवाल उसका नाम था। पुलिस ने उसे जताया नहीं कि वह शक के दायरे में आ चुका है। पुलिस ने पूछताछ करके उसको जाने दिया। अब पुलिस ने पता किया कि यह कौन है। पता चला उसकी वाइफ भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। अब पुलिस ने विक्रम अटवाल के बारे में संडे को क्या रूटीन था यह चेक करना शुरू किया। अब दोबारा सीसीटीवी कैमरे को फिर से खंगालने का फैसला किया। अब तक कुछ और एंगल से पुलिस देख रही थी। कई बार पुलिस को सामने जो दिखता है वह समझ में नहीं आता है। अब पुलिस कहती है कि अब दोबारा से सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए। अब उन्होंने दोबारा देखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तभी उनको दिखाई दिया कि सुबह 10:30 पर विक्रम नाम का सफाई कर्मचारी
इस सोसाइटी में आया और उसी वर्दी में जो वह सफाई करते वक्त पहनता है, वह उस बिल्डिंग की तरफ एंट्री मारता है जिस बिल्डिंग में जहां पर रूपल रहा करती थी। अब पुलिस देख रही थी कि वह रूपल के फ्लैट में करीब 10:30 पर अंदर गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी जब वह बाहर निकल रहा है वह करीब 1:30 पर रहे थे। अब सवाल यह है कि इन 2-2.5 घंटों में फ्लैट के अंदर उसने क्या किया। फिर पुलिस की मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आमतौर पर किसी को सफाई में 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन अगर कोई लोग एक्स्ट्रा काम करा के लेते हैं तो आधा घंटा, लेकिन यहां बात तो 2-2.5 घंटे की थी। पुलिस ने जब फिर से सीसीटीवी को ध्यान से देखा, एक और चीज ने उनको चौंकाया। वो यह है कि जब वह बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तब उसने सफाई कर्मचारी की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन जब वह वापस निकल रहा था 1:30 पर तब उसके कपड़े बदले हुए थे। वह नॉर्मल कपड़े में यानी शर्ट पैंट में था। सफाई कर्मचारी वाली वर्दी उसने उतार रखी थी। अब फिर से सोसाइटी के लोगों से पूछा गया, क्या यही होता है कि एक बार सफाई करने के बाद बिल्डिंग में ही कपड़े बदल ले जाते हैं? तो बताया गया नहीं, ऐसा नहीं होता। वह अपना काम करके जाता है, फिर जहां वह रहता अपने घर पर जाकर कपड़े बदलता है, तो यहां फिर उसने कपड़े कैसे बदल लिए? अब ये दो चीजें पुलिस को टकने लगी और पुलिस ने अपने टीम से कहा, जाकर उसे उठाकर थाने लेकर आना, सारे सवालों के जवाब वही दे सकता है। इसके बाद विक्रम से तसल्ली से पूछताछ हुई। जब तसल्ली से पूछताछ हुई तो फिर उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरे हाथों ही रूपल का कत्ल हुआ है, अब इकरार जुर्म कबूल हो गया। लेकिन क्यों, इसका सवाल का जवाब जानना जरूरी था। विक्रम 1 साल से उस सोसाइटी में देखभाल और साफ सफाई का काम कर रहा था, तो उसने बताया कि वह फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया था और इससे पहले भी वह सफाई करने जाता रहता था। लेकिन अब उसे मालूम था कि आजकल रूपल अकेली है, उसकी कजन घर गई हुई है। विक्रम 3 सितंबर को रूपल के फ्लैट में सफाई के लिए पहुंचा। रूपल अकेली थी। उसने रूपल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रूपल ने इसका जमकर विरोध किया। विक्रम ने जोर जबरदस्ती के बीच रूपल का गला घोंट दिया। इस हाथापाई में विक्रम को भी चोट लगी और उसके कपड़ों में खून भी लग गया। उसने लाश कमरे में छोड़ दी और कपड़े बदलकर बिल्डिंग से निकल गया। अब इकरार जुल्म हो गया, लेकिन क्यों, इसका जवाब भी विक्रम ने दे दिया। विक्रम 35 साल का था और उसकी 2 लड़कियां भी थी, यानी उसके 2 बच्चे थे। जब रूपल यहां पर रहने आई तब से उसकी नजर रूपल पर पड़ी। उसे रूपल से प्यार हो गया था, यानी एक तरफा प्यार करता था। इसको लेकर रूपल ने विक्रम से बात भी की थी, साथ ही चेतावनी दी थी कि वह अपनी हरकतों से बाज आए। इसी बात से विक्रम खुन्नस में था। फिर एक दिन जब रूपल घर में अकेली थी तो विक्रम वहां आ धमका। रूपल को देख उसकी नीयत खराब हो गई, उसे मार डाला। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान पुलिस ने रूपल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू और अपराध के समय पहने हुए उसके कपड़े बरामद किए। पूछताछ होने के बाद विक्रम को जेल भेज दिया। जेल में विक्रम अटवाल ने खुद को फांसी की सजा दे दी, यानी उसने अंधेरी पुलिस थाने के शौचालय में पेंट का फंदा बनाकर फांसी ली। रूपल की हत्या 3 तारीख को हुई थी। 6 तारीख को विक्रम अटवाल को गिरफ्तार किया। 8 तारीख को विक्रम अटवाल ने आत्महत्या कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी, यही मुंबई की यह पहली घटना नहीं थी। ऐसी ही सेम घटना मुंबई के वडाला में हुई थी। यह घटना 2012 में हुई थी। जिसके साथ यह घटना हुई थी उसका नाम था पल्लवी पुरकायस था और वह पेशे से वकील थी। जिस सोसाइटी में पल्लवी रहती थी उसी सोसाइटी का एक गार्ड उसमें शामिल था। उसका नाम था सहजजाद पठान था। सहजजाद कश्मीर का रहने वाला था। सज्जाद ने पल्लवी के फ्लैट की एक चाबी पहले से चुरा ली थी। 9 अगस्त 2012 को उसको पता चला कि पल्लवी घर में अकेली है और रेप के मकसद से दबे पांव उसके कमरे में घुस गया। पल्लवी गहरी नींद में सो रही थी, तभी सहजजाद उस पर झपट पड़ा। आंखें खुली तो पल्लवी के होश उड़ गए। उसने उससे बचने के लिए इधर उधर भागी। इस दौरान उसने पल्लवी का गला धारदार चाकू से चीर डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में वह पकड़ा गया। इसके बाद अदालत में यह मुकदमा चला और अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यह कहानी क्राइम पेट्रोल में आई थी।
शायद आपने देखी होगी। खैर, विक्रम ने आत्महत्या की। उसकी कोई ना कोई वजह होगी। मुझे लगता है कि विक्रम ने रूपल की हत्या के बाद खुद को अपराधी महसूस किया होगा। गिरफ्तारी और अपराध की गंभीरता के कारण उसे गहरा मानसिक तनाव हो सकता था, जिससे वह आत्महत्या के विचार में घिर गया होगा। विक्रम को संभावना थी कि उसे लंबी जेल की सजा मिल सकती है या उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह भय भी आत्महत्या का कारण बन सकता है। हत्या के आरोप और उसके अपराध को सार्वजनिक रूप से उजागर होने से विक्रम को सामाजिक शर्मिंदगी और अपमान महसूस हो सकता था, जिससे उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। रूपल की हत्या का मामला अपराध की गंभीरता को दर्शाता है और उसने अपने परिवार और समाज को एक गहरा सदमा दिया। रूपल की मौत के बाद उसके परिवार में गहरा शोक छा गया और मुंबई में उसकी हत्या ने एक बार फिर से सुरक्षा की आवश्यकता और अपराध की गंभीरता को उजागर किया। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन उसकी आत्महत्या ने न्याय की प्रक्रिया को एक नया मोड़ दिया। रूपल एक युवा और उत्साही लड़की थी जो एयर होस्टेस बनने के सपने को साकार करने के लिए मुंबई आई थी। उसके परिवार में वह सबसे छोटी थी। रूपल की हत्या ने उसके परिवार और समुदाय को गहरा आघात पहुंचाया। वह एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की थी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके जीवन का यह अंत बहुत ही दुखद और अत्यंत हृदय विदारक था। उसकी मौत ने उसके परिवार के जीवन को एक स्थायी शोक और खालीपन से भर दिया। रूपल की कहानी ने यह भी उजागर किया कि समाज में सुरक्षा और संवेदनशीलता की कितनी आवश्यकता है और हमें किसी भी तरह की असमानता और अपराध को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मुंबई के अंधेरी की दिल दहला देने वाली कहानी। विक्रम अटवाल का एक तरफा प्यार और रूपल की हत्या की जटिल घटना ने हम सभी को हैरान कर दिया। रूपल की असामयिक मौत ने उसके परिवार और समाज को गहरा शोक पहुंचाया। विक्रम की गिरफ्तारी और आत्महत्या ने न्याय की प्रक्रिया को एक नया मोड़ दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम समाज में एक दूसरे की समस्याओं और भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की हिंसा और अपराध से बचने के उपाय करें। आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अपकमिंग एडविक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।